है एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ एक नया वीडियो को लेके। तो आज का मेरा वीडियो है बैंक के ऊपर। तो सबसे पहले अगर बैंक का नाम लिया जाए तो हमारे जहन में सबसे पहले एक ही बात आता है कि बैंक का मतलब ही है कि अपना पैसे डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो और फिक्स डिपॉजिट करो। अब बहुत ऐसे बात, और कौन सा बैंक कब खुला है, उसमें कौन सी अकाउंट होती है, क्या होती है, उसके डिमेरिट्स मेरिट्स, और बहुत ऐसे बैंक जो हमारे लिए फ़ायदा है और कितने परसेंटेज है, कितने इंटरेस्ट देंगे, उसमें कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, वो सब मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहला कि हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट 34 बैंक है। ठीक है, उसमें से 12 बैंक जो है वो नेशनलाइज है एज ए गवर्नमेंट, और जो 22 है वो है आपके प्राइवेट बैंक। ठीक है, इनमें से अभी तो ये हमारा 34 बैंक है, लेकिन हम जब प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में पूरा 600 बैंक्स थे, उसमें से अभी सिर्फ 34 बचा है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला बैंक था, ठीक है, इंडिया का, वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, वो सबसे पहले वो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1770 में, लेकिन वो बहुत ही दिन नहीं चल पाया और वो कोलैप्स हो गया आपका 1832 में। ठीक है, तो हमारे प्री इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत ही बैंक थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 34 ही बचे हैं। और उसमें से भी कुछ अभी जो पावरफुल में है, ज़्यादातर वो आपके सब बड़े बड़े बैंक्स, जैसे प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि HDFC है आपका, फिर आपका एक्सिस बैंक है, ये सब भी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ये ब्रॉड हो चुके हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में एक नंबर में ऑल ओवर कहा जाए तो एशिया में भी हमारा HDFC का बहुत अच्छी जगह नाम आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, आज बताने जा रहा हूँ जो 22 बैंक्स है प्राइवेट और जो 12 नेशनलाइज बैंक गवर्नमेंट। ठीक है, वो उनका नाम, उनका स्टडी और वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो पहला पब्लिक सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका स्टडी है 1908 इन गुजरात। ठीक है, BOI बैंक ऑफ इंडिया 1906 मुंबई, कैनरा बैंक 1906 बेंगलुरु। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 पुणे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई, इंडियन बैंक 1907 चेन्नई, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 चेन्नई, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक 1894 न्यू दिल्ली, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फिलहाल हमारे अभी सबसे बड़ा बैंक में कहा जाता है, अगर नेशनल बैंक कहा जाए तो वो है 1955 मुंबई, UCO बैंक 1943 कोलकाता, एंड लास्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 मुंबई। ठीक है, अब जो प्राइवेट बैंक का सेक्टर है, ठीक है, उसमें आपका पहला नंबर है एक्सिस बैंक और 1993 STD मुंबई, दूसरे नंबर पे है बंधन बैंक 215 कोलकाता, उसके बाद CSB बैंक 1920 केरला, सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, वो है 1904 तमिलनाडु, आपका DCB बैंक 1930 स्टडी इन मुंबई, धनलक्ष्मी बैंक 1927 केरला, फेडरल बैंक 1931 केरला, HDFC the biggest private company in India at present 1994 Mumbai, ICICI Bank the second largest bank in India 1994 Mumbai, okay, IndusInd Bank 1964 Mumbai, IDFC Bank 2015 Mumbai, Jammu and Kashmir Bank 1938 Srinagar, Karun Vysya Bank 1916 Tamil Nadu, and Kotak Mahindra Bank 2003 Mumbai, IDBI Bank 1964 Mumbai, Nainital Bank 1922 Uttarakhand, RBL Bank 1943 Mumbai, South Indian Bank 1929 Kerala, Tamil Nadu Mercantile Bank it's 1921, Mercantile Bank 1921 Tamil Nadu, and Yes Bank 2004 मुंबई।
ठीक है। तो ये थे हमारे सारे प्राइवेट बैंकों के नाम। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हमारा बैंक है, ठीक है। उस बैंक में हमारा कितना अकाउंट होता है, उसमें 4 अकाउंट होता है। पहला तो होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट एंड चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो क्या क्या हम मतलब कर सकते हैं उसमें, ठीक है। करंट अकाउंट तो आप जानते हैं कि आपको 2 लाख से ऊपर उसमें रखना होगा, और ये एक बिजनेस के लिए ज़्यादातर करंट अकाउंट ही अच्छा के लिए मतलब होता है। उसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आपका दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में आपको 6% पर एनम मिलता है। तो मेरे अंदर से तो ये भी, इसमें भी पैसा रखना ठीक नहीं है। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो हाँ, आप सेविंग बैंक में अपना ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रख सकते हैं, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट अगर कुछ काम के लिए तो वो ठीक नहीं है। फिक्स डिपॉजिट तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट सबके लिए बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन मेरे अंदर से ये फिक्स डिपॉजिट अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर हम लोगों ने डेली 500 करके किया, 365 डेज जमा किया अगर एफडी में, ठीक है, तो आपको 1,82,500 होगा, ठीक है। अगर हमने 500 करके 3 ईयर्स किया तो 5,47,500 होगा, ठीक है। तो आपको इसमें से प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, आपको अगर 10% आपको दिया जा रहा है एग्जांपल के लिए, अगर 10%, लेकिन आजकल तो 5% से ज़्यादा कोई भी नहीं दे रहा, 5 to 6% ही मिल रहा है, तो आपको 1,64,250 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आप अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दे रहे हैं तो आपको 20% तक मिल सकता है, क्योंकि उसका जो परसेंटेज ऑफ हाई ग्रोथ है ना, वो आपका नहीं भी तो एट ए हाई परसेंटेज जो वो बढ़ रहा है, वो जैसे कि 20% आपको हर साल मिलेगा। जैसे कि यहाँ 6%, 7%, अगर आप अच्छे पे लगाए तो और ज़्यादा भी मिल सकता है। 300% भी आपको उसमें पैसा मिल सकता है, वो अकॉर्डिंग टू उसके शेयर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आता है हाँ आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट के ही तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ ये अंतर है ना कि आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको महीना महीना मतलब हर मंथ आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको 5% ही देते हैं। अगर आपने 1,000 डाला, ठीक है, तो आपको सिर्फ 5% ही देंगे। तो आपको अगर 1,000 में अगर आपको 5% दिया जाए तो वो मोटा मोटी आपको 25 या ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मेरे अंदाज से ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा होता है देयर आर सम ऑल्सो अकाउंट, ठीक है, लेकिन ये अकाउंट होता है स्टॉक मार्केट में, ये होता है डीमेट अकाउंट एंड एनआरआई अकाउंट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ बैंक, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स। पहला है सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल बैंक। ये क्या क्या बैंक होते हैं, ठीक है, मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला तो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, इसको हर जितने भी पैसा का रिजर्व है ना, इसे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इसे, कि ये इसे कंट्रोल करके रखे। जैसे अगर हम लोग का इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो भी इसको पैसा दिया जाता है। जैसे कि अगर मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा आया तो इन्फ्लेशन होगा, अगर कम पैसा आया तो वो जैसे कि कम पैसा आया तो ग्रोथ घटेगा। इसीलिए सेंट्रल बैंक को इसको दिया जाता है कि इसका जो सर्कुलेशन है ऑफ द मनी, इसे आप इसके मुताबिक इसे चलाएं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जैसे कि हमारा HDFC हो गया, फिर सिटी बैंक हो गया, BOI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन लोगों को ही वो कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि ये सबको इंटरेस्ट देते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, वो उससे इनके ऊपर 11%, 12% तक भी इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है पर ईयर में, ठीक है। जितना आप लेंगे उन्हें इसका 11% इन्हें देना पड़ता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, जैसे कि हर एरिया में एक उसका लोकल बैंक होता है जो उसका सपोर्ट करता है, तो उसे ही हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। जैसे कि आपके अपने अपने जगह का जो लोकल बैंक होता है ना, उसे ही, जैसे कि ये कुछ एक बैंक नहीं है, ये जैसे कि एक आदमी का ही गुट होता है, उसमें ही ये आपका जो उसका मेंबर है, जो नॉन मेंबर है, सबको ये लोन देता है। इसके ऊपर ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, 6 to 7% इसका इंटरेस्ट है,
ये एज ए लोकल पर्सन ही इसको चलाते हैं, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ये क्या है? देखिए हमारे जो नेशनलाइज बैंक है जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ये सब क्या होते हैं, ये सब ज़्यादातर आपका अर्बन एरिया में ही बैठते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट, जैसे अभी जो गांव में है उनको फिर बाहर आओ बहुत इन्हें प्रॉब्लम होता है, तो इनके लिए इन्हें रीजनल रूरल बैंक बैठाया गया है कि इनका ये सहायता कर सके, ठीक है। तो इनके सहायता की वजह से ही बहुत ऐसे हैं, जैसे कि इनका काम यही है कि डिपॉजिट करना, फिर आपका विड्रॉ करना, लोन देना, ऐसे अमाउंट पे उन्हें समझाना क्या नहीं, यही सब इन लोगों का काम है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है हाँ, जो हमारा मनी ट्रांसफ़र होता है ना, वो भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है IMPS, दूसरा होता है NEFT और तीसरा होता है RTGS, ठीक है। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। जैसे कि कोई भी हमें पेमेंट करना है, ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, तो हम इंस्टेंट पे कर सकते हैं, लेकिन अप टू 1 लाख एट अ डे ओनली, एक दिन में हम सिर्फ 1 लाख ही कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बैंक टू बैंक करें तो ये आप 5 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके होता है बात NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्या है? ये भी बैंक टू बैंक ही होता है, ठीक है। इसमें आप 25 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये आफ्टर 25 आवर्स, 24 आवर्स ये बाद ही ये वो होता है, पैसा अनदर अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो और आपका तीसरा जो बैंक जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम है, वो है RTGS सिस्टम। वो बहुत ही अच्छा है मेरे अंदाज से। ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे कि आपने अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा तो ये चला जाएगा, ठीक है। और ये इमीडिएट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये नहीं कि ये 24 आवर्स के बाद जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा ये है कि आप इसमें अप टू 1 करोड़ भी भेज सकते हैं, ठीक है, डेली, ठीक है। और इसका मिनिमम आपको ये है कि आपको 2 लाख, ये ज़्यादातर RTGS ये कुछ कंपनीज में या बिजनेसेस में ये काम आते हैं, आपको अनटिल 2 लाख आपको रखना ही होगा, उससे कम नहीं, उससे कम ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो और अगर कुछ आपको लग रहा है कि मैं आपको समझा सकूं बैंक के बारे में और कुछ, तो आप मुझे बताएं। तो बस मुझे सपोर्ट करें जब मैं आगे बढ़ूं और इससे अच्छा वीडियो ला सकूं। अभी तो मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत अच्छा वीडियो लाया हूं, लेकिन बस आप लोग की दुआ से मैं और आगे बढ़ूं। थैंक यू।